प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने साहित्य एक खोज चैनल के माध्यम से द्विवेदी युग से संबंधित वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम द्विवेदी युग के खड़ी बोली और ब्रज भाषा के कवि, उनकी रचनाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर चुके हैं। हम ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए श्रीधर पाठक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। श्रीधर पाठक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना 1886 में लावणी या ख्याल शैली में की थी और श्रांत पथिक इनका दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है की रचना 1902 में रोला छंद में इन्होंने की थी। खड़ी बोली की और जो प्रथम कविता, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है तो आपका आंसर होगा गुणवंत हेमंत। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीधर पाठक के दो अनुदित काव्य कौन से हैं तो एकांतवासी योगी 1886, श्रांत पथिक 1902। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी 1886। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है तो आपका उत्तर होगा एकांतवासी योगी 1886। और खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है श्रीधर पाठक की तो आपका उत्तर होगा गुणवंत हेमंत 1900। और एकांतवासी योगी इससे पहले और श्रांत पथिक इनके दो अनुदित काव्य हैं श्रीधर पाठक के। बाल विधवा श्रीधर पाठक की एक महत्वपूर्ण कविता है। जॉर्ज वंदना, भारत प्रशंसा इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और बाल जो विधवा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुकी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, इनके अनुदित और मौलिक जो काव्य हैं संख्या में लगभग 80 है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था। इनके जन्म की ट्रिक यह थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 64 बार प्रसाद लेते थे, अर्थात इनका जन्म 1864 में हुआ था। द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। एक बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि यह कथन किसका है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। अगला इनका कथन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत और भिक्षुक से लेकर और राजा पर्यंत अनंत आकाश मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी पर भी कविता हो सकती है। यह भी कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला महत्वपूर्ण कथन जो है एचटेट की परीक्षा में पूछा गया था, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये पंक्ति किसकी है तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मुकुटधर पांडे को शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना था। आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना तो आपका उत्तर होगा शुक्ला। शुक्ला अनुसार जो मुकुटधर पांडे है वो छायावाद के प्रवर्तक है। और मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 में हुआ था। इनके जन्म की ट्रिक यह है कि कोरोना का मुकुट 1895 में मिलता है, अर्थात मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 में हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था गया। और वैसे छायावाद का प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी, अन्य आलोचकों ने जयशंकर प्रसाद को माना है, जो कि एक सर्वमान्य तथ्य है। अगर वैसे आपसे छायावाद का प्रवर्तक पूछा जाए कौन है तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगर शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक पूछे तो आपका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, क्योंकि शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा गया है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही किया था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 में हुआ था। इनके जन्म की ट्रिक यह है कि स्नेही जी 83 साल की उम्र में भी सबसे स्नेह करते थे। राष्ट्रीय और भावनाओं की कविताएं इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखी थी। और सुकवि नामक पत्रिका का संपादक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया था। स्नेही का उपनाम
इनका उपनाम था। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम स्नेही है और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते रहे। 1883 में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ था और सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के पहले कवि, इनका जन्म 1859 में हुआ था। को अनेक उपाधियां दी गई। इनको भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर, कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और कविता कामनी कांत और साहित्य सुधाकर, 3 उपाधियां थी इनकी। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर और कविता कामनी कांत की उपाधि किसको दी गई? तो आपका आंसर होगा नाथूराम शर्मा शंकर को। और शंकर जी समस्या पूर्ति एवं अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य काव्य में विधवाओं की बुरी स्थिति एवं देव मंदिरों के अनाचारों का वर्णन किया गया है। देव मंदिरों में लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता था, कैसे नीच जाति के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, इसका वर्णन है। अगला जो कवि है ब्रज भाषा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी कि लाला भगवान दीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर दोनों मिलकर जगत का भ्रमण 66 बार करते थे। मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर और लाला भगवान दीन दोनों का जन्म 1866 में हुआ था। लाला भगवान दीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर दोनों का जन्म 1866 में हुआ था। और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और इनका प्रसिद्ध ब्रज भाषा का जो ग्रंथ है उद्धव शतक और भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जो उद्धव शतक है इसमें भ्रमर गीत परंपरा का पालन किया गया है। जैसे सूरदास ने अपने ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का पालन किया था सुरसागर नामक ग्रंथ में। द्विवेदी और भारतेंदु युग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य जो पीछे छूट गए थे उनको मैंने यहाँ शामिल किया है। भारतेंदु के गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 में दी थी। भारतेंदु के गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। और भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि 1880 में दी गई थी। और इनका जन्म भी जो है भारतेंदु का 1850 से लेकर ये 35 वर्ष की आयु तक ही इन्होंने जो है काव्य रचना की थी। 1850 से लेकर 1885 तक इनका जन्म वर्ष है। भारतेंदु का मृत्यु 1885 में। 1850 में जन्म। भारतेंदु रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रसा उपनाम से कौन कविता करता था, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है। ये दोनों क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा में आया था। एक बार इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, तो आपका आंसर था द्विवेदी युग। और समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। यह भी आया हुआ प्रश्न को मैंने यहाँ शामिल किया है। द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली। द्विवेदी युग में खड़ी बोली प्रमुख भाषा थी, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण जो कवि रत्न हैं, 2 ब्रज भाषा कवि थे। सत्यनारायण कवि रत्न और जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर भी ब्रज भाषा के कवि थे। अन्य कवियों ने खड़ी बोली में लिखा था। और भारतेंदु युग में ब्रज प्लस खड़ी दोनों बोलियों की प्रधानता रही। भारतेंदु युग में कुछ कविताएं तो भारतेंदु ने खड़ी बोली में लिखी, कुछ ब्रज में लिखी थी। अन्य कवियों ने भी भारतेंदु युग में ब्रज और खड़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था, लेकिन द्विवेदी युग में ज़्यादा प्रधानता खड़ी बोली की ही रही। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को और जाता है। ब्रज भाषा गद्य में राजनीति पुस्तक लल्लू लाल ने लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1889। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त 1889।
और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म भी 1889, जयशंकर प्रसाद का जन्म भी 1889। सेम जन्म वर्ष वाले कवियों को मित्रों आप एक जगह पर लिखकर याद करें, उनको अपनी दिमाग में बिठाएं कि राम नरेश त्रिपाठी 1889, मैथिली सेनगुप्त 1889, वृंदावन लाल वर्मा 1889। चीज़ों को आपस में जोड़कर याद करें तो वह ज़्यादा समय तक आपकी स्मृति में रहेंगी। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा नामक काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और दिया गया था, और चिदम्बरा नामक जो काव्य है 1964 में लिखा और 1968 में चिदम्बरा नामक काव्य पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए चिदम्बरा काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964, और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला तो 1968 या 1968 आपका उत्तर होगा। हिमतरंगिणी जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और मिला था हिमतरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में 1889 में हुआ था। अब कुछ व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है जैसे हम, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, ये तो आपको पता ही। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। कई बार ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। और अर्थ की दृष्टि से जो 8 भेद है उसमें से कुछ मेरे को ध्यान है। आज्ञार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेताचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विधानवाचक, आज्ञार्थक और संकेतवाचक वाक्य। बाकी अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। रीतिकाल की भाषा ब्रज थी। आपसे पूछा जाए कि रीतिकालीन काव्य की भाषा कौन सी थी, रीतिकालीन कवियों की भाषा कौन सी थी, तो आपको उत्तर होगा ब्रज। और सूरदास की भाषा भी ब्रज थी। तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज थी। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी में लिखा और कुछ रचनाएं तुलसीदास ने अवधी में लिखी और कुछ जो रचनाएं थी ब्रज में लिखी थी। इनके 12 तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 थी, जिसमें से कुछ ग्रंथ अवधी में थे और कुछ ब्रज में थे। बिहारी सतसई की रचना रीतिकालीन कवि बिहारी ने ब्रज भाषा में की थी और इसमें कुल कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। और कई जगह पर 713 भी विकल्प में आता है। जहाँ पर 713 आता है वहाँ पर 719 नहीं आता, या तो 713 दिया होगा या 719 दिया होगा। बिहारी सतसई की रचना और बिहारी ने की थी और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था और केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था और ब्रज भाषा में थी। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की। हंस पत्रिका के पहले संपादक प्रेमचंद हैं। बनारस से निकलती थी हंस पत्रिका और 1930 में हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे और 1986 में जो हंस पत्रिका दिल्ली से निकाली गई थी उसके संपादक राजेंद्र यादव थे। ये महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखिए। हंस पत्रिका 2 बार प्रकाशित हुई थी। पहली जो हंस पत्रिका थी वह प्रेमचंद ने प्रकाशित करवाई थी, बनारस से निकलती थी 1930 में, और दूसरी बार हंस पत्रिका के जो संपादक थे वह थे राजेंद्र यादव और वह दिल्ली से निकलती थी और 1986 में। पहले जो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद 1930 और दूसरी बार हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव बने 1986 में। दिल्ली से निकली दूसरी और पहली बनारस से निकली। उत्तर भारत की संत परंपरा जो काव्य है परशुराम चतुर्वेदी का है। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर शामिल किया है। आप कहोगे ये तो आलोचना से संबंधित प्रश्न है या फिर आदिकाल से संबंधित प्रश्न, इसको यहाँ पर मैडम ने क्यों शामिल किया। उत्तर भारत की संत परंपरा ग्रंथ परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी। संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के लेखक के जो 3 भाइयों के नाम बताइए। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। पहला है श्याम बिहारी मिश्र,
श्याम का मतलब क्या होता है? काला, मीन्स कृष्ण। दूसरा आपका ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरा है गणेश बिहारी मिश्र। श्याम, काला, कृष्ण, सुखदेव और गणेश तीनों क्या हैं? मिश्र बंधुओं में शामिल है। ये 3 मिश्र बंधुओं के भाई थे। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, श्याम शुक। श याद रखो, श्याम में आधा श, सुखदेव में पूरा श और एक गणेश को अलग से याद रख लो। ऊपर जो श्याम है उसे कृष्ण से कोरिलेट कर लो। श्याम किसका दूसरा नाम था? कृष्ण को श्याम कहा गया। श्याम में आधा श, सुखदेव में पूरा श और गणेश एक डिफरेंट याद है नाम है, उसको याद कर लो। कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि थे और इनका जन्म 1865 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध गोपियों के साथ मिलकर 65 चरित्र करते थे। सोहन लाल द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त दोनों ही द्विवेदी युग के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1889, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, जबकि जयशंकर प्रसाद तो एक छायावादी कवि हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1889। आगे संधि से संबंधित आए हुए एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। तेजो में कौन सी संधि है? यहाँ पर ओ की मात्रा होती है, वहाँ पर या तो गुण संधि होती है या फिर विसर्ग संधि होती है। लेकिन गुण संधि में ओ की मात्रा की जगह पर हम विसर्ग लगा देते हैं। तेज प्लस में मैं और ओ की मात्रा की जगह पर मैंने ये जो 2 चिन्ह लगाए हैं इसको विसर्ग या अयोगवा कहा जाता है ओ की। लेकिन जो गुण संधि होती है उसमें जो है जब हम उस संधि के शब्द को 2 टुकड़ों में बांटते हैं, तेज प्लस में मैं, तेज का मतलब निकल रहा है और तेज और मैं और तेज प्लस के जो बाद वाला शब्द होता है, अगर यहाँ पर स्वर आता तो क्या था? प्लस के बाद वाले शब्द में स्वर, शुरू में आ कोई भी स्वर आ जाता तो यह गुण संधि होती। यहाँ पर स्वर नहीं आया तो यह क्या है? विसर्ग संधि है। प्लस के बाद सीधा स्वर प्रदर्शित हो, स्वर दिखे आपको तो होगी आपकी गुण संधि। ओ तो गुण संधि में भी आता है और विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में ओ की जगह पर विसर्ग लगता है और प्लस के बाद स्वर आपको नज़र नहीं आता। विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह या विसर्ग हैं, अंग और अह। इन दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। इनका उच्चारण है की तरह होता है। विसर्ग संधि में आदेश शलगम वाला, आधा श षटकोण वाला, आधा स सपेरे वाला, आधा से आधा रे हो, तो इन सब की जगह पर हम ओ की जगह पर विसर्ग लगाते हैं। आधा श आ जाए उसकी जगह पर विसर्ग 2 बिंदियां आप लगाओगे। आधा श आए, आधा श षटकोण वाला स सपेरा और इन सब की जगह पर आप ऐसे 2 बिंदियां लगाओगे, इसको आप कहोगे विसर्ग। ओ की मात्रा की जगह पर भी आप अगर ओ की मात्रा आए तो उसकी जगह पर भी ये विसर्ग का चिन्ह लगेगा प्लस से पहले, जैसे यहाँ पर लगा था। ये प्लस से पहले ये विसर्ग लगाया गया है और लगा किस पर है? ये ओ की मात्रा की जगह पर। लेकिन गुण संधि में भी ओ की मात्रा आती है, जैसे चंद्रोदय, चंद्र जमा में उदय। अब चंद्रोदय में देखो, चंद्रोदय में ओ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर प्लस के बाद स्वर आया है ऊ स्वर। लेकिन विसर्ग में जो शब्द दिया होता है उसको आप 2 टुकड़ों में बांटते हो तो उसमें प्लस के बाद जो है वह स्वर नहीं आता। ए प्लस में ऊ से बना ओ स्वर, ए जमा में ऊ से ओ स्वर बना है। यहाँ पर महोत्सव का संधि विच्छेद देखिए, महाजमा में उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महाजमा में उत्सव, अर्थात महान है जो उत्सव। इसका समास विग्रह करोगे तो महोत्सव को हम समास की तरह इसका विभाजन करें तो इसका उत्तर होगा महान है जो उत्सव, अर्थात कर्मधारय समास। तो महान है जो उत्सव, इसमें संधि विच्छेद करना हो तो महा प्लस में उत्सव लिखेंगे। आ जमा में ऊ से ओ बना। ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है। प्लस के बाद ऊ स्वर मिला यहाँ पर आपको
और इधर प्लस के बाद चंद्रोदय में भी ऊ स्वर मिला। जहाँ पर आपको प्लस के बाद ऊ मिले, कोई भी स्वर मिले तो प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद भी अगर आपको स्वर मिले और उन दोनों से ओ बने तो वह गुण संधि होगी। अगर प्लस के बाद आपको स्वर, कोई भी स्वर ना मिले, व्यंजन मिले तो वह विसर्ग संधि होगी।